नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 14 अगस्त का दिन है, वेंसडे। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, दीपक मासीवाला एजुकेशन में। आज हमारे पास जितने काम भर की न्यूज़ हैं मैंने वो सारे लेकर आ गया हूँ। ठीक है, जो हमारे बाकी और जो हमारे न्यूज़पेपर है, आज के टाइम पे हमारा जो न्यूज़पेपर है वो कम्प्लीटली भरा रहता है इन महाशय की वजह से। ठीक है ना। तो मेनली कुछ जो हमारे टॉपिक है, एक तो हमारे ओलंपिक का चलता रहता है, राइट। एंड देन उसके बाद हमारे पास ये है कि हाई अभी हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी कर दी थी जो सेबी के ऊपर बेसिकली एक प्रेशर बना रही है, तो अल्टीमेटली उससे बेसिकली भरा पड़ा है, नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जाम परस्पेक्टिव। ठीक है ना। और दूसरा बांग्लादेश वाला मुद्दा भरा पड़ा है। देन उसके बाद हमारे देश में भी इलेक्शन होने वाले कुछ स्टेट्स में, उनके मुद्दे भरे पड़े हैं। ठीक है। तो जितना काम भर का न्यूज़ है वो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। ठीक है। तो शुरू करते हैं जरा कि आज हमारा जो सबसे पहले न्यूज़ है वो एक्चुअली है क्या। तो देखिए, बोला बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए जो सरकार ने पोर्टल बनाया है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसमें कुछ ग्लिचेस आने शुरू हो गए हैं। ठीक, हमको ये पता है कि हमारे देश में बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनवाना या उनको रजिस्टर करवाना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। ठीक है। तो इसके लिए सरकार क्या लेकर आई है, एक एक्ट भी लेकर आई थी लास्ट ईयर। इस एक्ट को भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत, राइट। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली मैंडेटरी क्यों हो गया, या सरकार इसको ऐसा क्यों कर रही है कि पुश कर रही है आज के टाइम पे। देखिए, लास्टली जब होता था कि पहले जो होता था कि घर में ही बेसिकली बच्चों को बर्थ हो जा रहा है, और अगर किसी का डेथ भी होता था तो उसको भी लोग रजिस्टर नहीं करवाते होते थे। ठीक। तो जब सेंसस करवाती थी हमारी गवर्नमेंट, तो उस टाइम पे बड़े मुश्किल होती थी कि भाई हमको घर घर जाकर, या हमको बहुत ज़्यादा मुश्किलों से बेसिकली पता चलता था कि दैट पर्सन इज़ हैज़ गॉन, राइट। तो बेसिकली उसको एक्सपायर हो गया। बहुत टाइम बाद बेसिकली सरकार के पास ये न्यूज़ पहुंचती थी, या मतलब न्यूज़ आउट नोट से, बट ये डाटा बेसिकली पहुंचता था। तो थोड़ा मुश्किल वाले हालात थे। लेकिन आज के टाइम पे अगर सोशल मीडिया हमारे पास है, अगर हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं, तो अल्टीमेटली हमको इन सब चीज़ों को यूज़ करना आना चाहिए, राइट। तो सरकार ने क्या करा है, सरकार ने 2026 में जो हमारा सेंसस होने वाला है, राइट। तो देखिए, 2011 के बाद 2021 में सेंसस होना था, लेकिन उस टाइम पे क्या आ गया, कोविड आ गया। ठीक है ना। सरकार ने बोला अभी हमारा सेंसस हो नहीं सकता, इसलिए सरकार ने उसको पोस्टपोन कराया टिल द ईयर 2026। और 2026 में जो सेंसस होने वाला है, तो ध्यान रखेंगे, इस पहली बार ऐसा है कि भाई फर्स्ट टाइम इट विल बी अ डिजिटल सेंसस, ऑनलाइन जो सेंसस होगा। ठीक है। और इसका जो बेसिकली नंबर है, आपको रियल टाइम नंबर आपको देखने को मिलेंगे सरकार के पोर्टल पे। ठीक है ना। लेकिन हमारे जो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जहाँ पर जिस पोर्टल पर बेसिकली हमारे इशू होते थे, जहाँ से हमारे इशू होते थे, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हमको देखने को मिली है। तो देखते हैं जरा कि एक्चुअली में है क्या चीज़ ये। देखिए, जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है हमारा, जो तुम्हारे बर्थ और डेथ्स को रजिस्टर करता है, ठीक, ये सेंट्रलाइज पोर्टल है, हमको इस बात का ध्यान रखते हुए चलना है। तो यहाँ पे कुछ दिक्कतें हमको देखने को मिल रही हैं, कुछ ग्लिचेस हमको देखने को मिलते हैं। हमारे देश के अंदर बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जो बनते हैं, या उनका जो बेसिकली इशू होते हैं, उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, वो इस एक्ट के तहत होता है, दैट इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023। ठीक है, लास्ट ईयर का बेसिकली ये एक्ट है, इस बात का ध्यान रखते हुए चलेंगे। तो इस एक्ट के तहत बेसिकली है क्या कि हमारे देश के अंदर 1 अक्टूबर 2023 से, ठीक है, जो हमारा रजिस्ट्रेशन बेसिकली होना चाहिए वो इस पोर्टल पर बेसिकली रजिस्ट्रेशन होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इस पोर्टल को बेसिकली अपनाया, ये इस स्कीम में एनरोल कर लिया है। इस पोर्टल कंप्लीटली बेसिकली जो अपना लिया गया है वो 23 स्टेट के द्वारा अपनाया गया, और 6 यूनियन टेरिटरीज ने इसको अपना लिया है, शिफ्ट कर लिया बेसिकली प्रीवियस मेथड से, राइट। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, इसमें कुछ ग्लिचेस आने शुरू हो गए हैं, और इन ग्लिचेस की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जो पूरा सिस्टम को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। अब देखिए, जब ये ग्लिचेस आने शुरू होंगे तो अल्टीमेटली हमारे जो इन प्रोसेस वाले जो जितनी सारी चीज़ें हैं वो सारे रजिस्टर हो नहीं पाएंगी। ठीक है। अगर बार बार प्रॉब्लम आएगी तो अल्टीमेटली हमारे जो फिगर है, अगर वो ऊपर नीचे हो गए तो सरकार के पास गलत डाटा पहुंचेगा। सरकार के पास अगर गलत डाटा पहुंचेगा तो वापस से सरकार को क्या करना पड़ेगा, उसमें वापस से सरकार को उसमें एक्शन लेना पड़ेगा, वापस से सरकार को उस चीज़ को टेकअप करना पड़ेगा। उसमें हमारे गवर्नमेंट की मशीनरी इन्वॉल्व होगी, जिससे वेस्ट ऑफ रिसोर्स होगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें वापस से होंगी। तो एक बार इस चीज़ को हमको पुख्ता कर लेना चाहिए कि भाई वो काम प्रॉपरली कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस तरीके से वो काम कर रहा है। ठीक है ना। सरकार को इस चीज़ को सोचते हुए चलना चाहिए कि भैया अगर हम किसी चीज़ को लॉन्च कर रहे हैं, किसी चीज़ को बना रहे हैं, तो कितना एफिशिएंट है। ठीक है ना। उसकी एफिशिएंसी, उसकी इफेक्टिविटी पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपरली एक बार सॉर्ट आउट हो जाए तो दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, राइट। वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। अदरवाइज़ अगर ऐसी प्रॉब्लम्स बेसिकली आती रही तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए हो सकता है, राइट। तो देखिए, ये इसके अलावा बाकी तो और क्या ही है। हमारे देश के अंदर जो बेसिकली ये बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जो बेसिकली देते हैं, हमारे रजिस्ट्रेशन जो होता है वो होता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास। ठीक है ना। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ स्टेट्स होते हैं, देन उसके बाद वो यूनियन के पास अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, राइट। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ स्टेट क्या करता है, इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करता है स्टेट के अंदर। आपने सुना होगा कि एएनएम होती हैं, गाँव दराज के इलाके में एएनएम होती हैं, जीएनएम होती हैं। तो वो क्या करती हैं, ठीक है, जो सचिव होता है, सेक्रेटरीज होते हैं, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली क्या करते हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों को कलेक्ट करने का काम करते हैं और रिपोर्ट देते हैं हमारे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ स्टेट को। ठीक है। देन उसके बाद वो रजिस्ट्रार
रजिस्टर करते हैं दैट सम पर्सन हैज़ गॉन और किसका बर्थ हुआ है, तो इस तरीके से वो फिर सेंट्रल को बेसिकली देंगे अपना डाटा और सेंट्रल उसको फिर अपने पोर्टल पर डाल देगी, ठीक है ना, जिसके हमें रियल टाइम असेसमेंट हमको हमारे पास हो पाएगा। रियल टाइम में हम ये पता लगा पाएंगे कि भाई कितने हमारे देश के अंदर बर्थ रेट है, ठीक है, और कितना हमारे देश के अंदर डेथ रेट है, और रियल टाइम पे हम ये भी असेस कर पाएंगे कि कितने लोग बेसिकली जा रहे हैं और कितने लोगों का जन्म हो रहा है हमारे देश के अंदर, राइट। तो ये था हमारी पहली न्यूज़। दूसरा देखिए, कल भी हमने इस चीज़ को कवर किया था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 वाला जो बेसिकली हमारे पास अमेंडमेंट एक्ट है, अमेंडिंग एक्ट है, उसमें कल हमने डिस्कस करा था कि भाई जो 10 सिख थे, ठीक है, जो 10 अफगानिस्तान से आए हुए सिख थे, उनको सिटीजनशिप बेसिकली मिल गई थी, राइट। आई थिंक वो 100 थे, 10 या 100, एक बार मेरे को वापस से चेक करना पड़ेगा उससे। तो जो बेसिक नंबर ऑफ सिक्स थे उनको बेसिकली हमारे कंट्री के अंदर क्या मिली, सिटीजनशिप मिली। आज हमारे पास उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ और है कि जो सिलचर डिस्ट्रिक्ट में 1988 से एक हिंदू फैमिली बेसिकली रह रही थी, ठीक है ना, विच माइग्रेटेड फ्रॉम द बांग्लादेश अर्लियर। तो 1988 से दे वर रिसाइडिंग इन सिलचर, जो हमारा असम का इलाका है, ठीक है ना, वहाँ पर बेसिकली रह रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में रह रहे थे। तो उनको अभी क्या मिला हुआ है, उनको अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत सिटीजनशिप बेसिकली मिल गई है। और ये सबसे पहली फैमिली है, पहली हिंदू फैमिली है जो बांग्लादेश से बेसिकली हमारे असम में आई, असम के सिलचर में बेसिकली इस्टेब्लिश हुई 1988 में। एंड देन उसके बाद इनको पहली बार बेसिकली ऐसा हुआ है कि इस अमेंडिंग एक्ट के तहत, राइट, इनको सिटीजनशिप मिली है नॉर्थ ईस्ट में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि आपको रट्टा मार के जाना है, इस चीज़ को हम पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, बट हमको ये समझ में आने लग गया है कि भाई सिटीजनशिप अमेंडिंग एक्ट जो था हमारा, जो हम ये सोच रहे थे कि भाई 5-6 सालों से कहाँ गायब हो गया है, ठीक है ना, लगभग 5 सालों से कहाँ गायब हो गया है, तो धीरे धीरे चलो सरकार इस चीज़ को जो है टेकअप करना शुरू कर रही है। सरकार जग रही है इस मामले में, रूल्स एंड रेगुलेशन हमको सामने निकल कर देखते हुए आ रहे हैं। एंड बहुत अच्छी चीज़ और होगी कि सरकार इसमें प्रिसीजन थोड़ा ले आए, सरकार इसको और ज़्यादा स्पेसिफिक कर दे, और कहीं ना कहीं इसमें हमको और एग्जांपल देखने को मिले। अभी हमको देखने शुरू हो गए हैं कि भाई केसेस किस तरीके से वापस से टेकअप होने शुरू हो गए हैं, सरकार ने इस चीज़ को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि हमारे देश के अंदर एक्ट बन जाते हैं, आने वाली सरकारें उसको बस इंप्लीमेंट नहीं कर पाती, ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जो मलेशियन प्रेसिडेंट हैं और जो जापानीज़ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो हमारे इंडिया के अंदर आने वाले हैं नेक्स्ट वीक, राइट। तो बेसिकली इसका पर्पज़ क्या है, अब देखिए ये जो न्यूज़ है ना, ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ सिग्निफिकेंट हो जाएगी जब हमको इस पर स्पेसिफिक कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, राइट। जब ये दोनों बेसिकली प्राइम मिनिस्टर और जापानीज़ मिनिस्टर हमारे कंट्री के अंदर आएंगे, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर और जो जापानीज़ मिनिस्टर हैं, जब वो हमारे कंट्री के अंदर विजिट करेंगे, तो 1-to-1 टॉक बेसिकली हुआ क्या, राइट, 1-to-1 क्या टॉक हुई। अगर ये डाटा बाद में हमको मिल पाएगा, अल्टीमेटली ये हमको नेक्स्ट वीक ही मिल पाएगा, जब बेसिकली हमारे पास इनके जो है, मतलब जब इनकी बेसिकली मीटिंग होगी, राइट। लेकिन अभी हमारे पास जो देखने के लिए है वो क्या है कि किस चीज़ के ऊपर ये लोग रफली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वो हमारे पास थोड़ा बहुत इसका आइडिया हम लोग ले लेते हैं। मलेशियन प्रेसिडेंट जो है अनवर इब्राहिम, ठीक है, वो नेक्स्ट वीक हमारे कंट्री के अंदर विजिट करने वाले हैं। और अल्टीमेटली उनका एम क्या है, देखिए एम जो लिखा हुआ है ना, ये आप कोई भी अगर आईआर का पॉइंट पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन का पॉइंट पढ़ते हैं, तो किसी भी देश को अगर दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करने हैं, अच्छे बेसिकली संबंध स्थापित करने हैं, अच्छे तुम्हारे कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने हैं, तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपका डायरेक्टली आ जाएंगी, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं इंडिया मलेशिया की अगर हम बात करते हैं, तो बोल रहे हैं कि अगर वो हमारे कंट्री के अंदर आएंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि हम लोग इंडिया मलेशिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को हम लोग और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें और ज़्यादा जो है मजबूत बनाएं, ट्रेड में हमको कोऑपरेट करें, डिफेंस कोऑपरेशन हमको करना है, मेजर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, गाज़ा के अंदर, ईरान के अंदर, उन सबको भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बोल बच्चन वाली चीज़ें अच्छी लिखी हुई हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। मैं बोल देता हूँ बस बोल बच्चन वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें बस एक्सपेक्टेड होती हैं, है ना, कि ऐसा कुछ होगा। अब सिंपल सी बात है, अगर हम कंट्री के साथ ट्रेड में इन्वॉल्व, ट्रेड को स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत बनाएंगे। अगर हम डिफेंस में उसके साथ अच्छे कॉन्टैक्ट हमारे हैं, तो डिफेंस कोऑपरेशन हम लोग करेंगे, उसको और ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई हमारा उनके साथ प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसको और मजबूत बनाएंगे। अगर हम उनके साथ किसी ग्रुपिंग में इन्वॉल्व हैं, तो अल्टीमेटली वहाँ हम कोऑपरेट करने की बात करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल देता हूँ कि बोल बच्चों वाली बातें लिखी है, बट ये बातें इंपॉर्टेंट होती है जहाँ पे आपका सब्जेक्टिव चीज़ आती है, राइट, जहाँ पे आपको बेसिकली किसी को बोलना है, किसी को बताना है, किसी कहीं पे लिखना है इस चीज़ को, राइट, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली इस चीज़ को आप लिखते हुए चलेंगे, इस चीज़ को आप अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलेंगे, राइट। तो बोल रहे हैं कि इंडिया जो है जापान के साथ भी 2+2 डायलॉग बेसिकली स्टैब्लिश करने वाला है, राइट। स्टैब्लिश करने के वाला है, आई एम सॉरी, स्टैब्लिश नहीं, होस्ट करने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक बेसिकली जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग, डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी, 2+2 डायलॉग बेसिकली जो होता है ना। तो 2+2 डायलॉग किन किन कंट्रीज़ के साथ होता है, एक बार उसको भी देख लेते हैं हम लोग। मेनली अगर हम बात करते हैं, तो 2+2 डायलॉग बेसिकली होता क्या है, जिसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, ठीक है,
तो वो क्या करते हैं, एक साथ आते हैं, एक पटल पर आते हैं, एक मंच पर आते हैं, और कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हमारी चीज़ें हैं उनको डिस्कस करना शुरू करते हैं, राइट। तो हमारी कंट्री जो है, हम इंडिया जो है, वो किसके साथ 2+2 डायलॉग बेसिकली होल्ड करती है, इस बात को आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले इंडिया और यूएस के बीच में होता ही है, ठीक है ना। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, राइट। देन उसके बाद इंडिया एंड जापान के बीच में 2+2 डायलॉग होता है, ठीक है। देन उसके बाद इंडिया और रशिया के बीच में 2+2 डायलॉग होता है, ठीक। एंड अभी रिसेंटली 2024 में बेसिकली हमको देखने को मिला, मार्च में जिसने न्यूज़ पढ़ी होगी, तो इंडिया ने ब्राज़ील के साथ भी, ठीक है ना, इंडिया ने ब्राज़ील के साथ भी क्या करा हुआ है, 2+2 डायलॉग अभी कंडक्ट करा हुआ था, राइट। तो ध्यान रखेंगे आप, इसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर प्लस फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर दोनों बेसिकली मिलते हैं, जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, जो स्ट्रेटजिक चीज़ें होती हैं उनको डिस्कस करते हैं, और ज़्यादा इसमें आपको कुछ घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये दोनों कंट्री, ये 3 कंट्रीज जो हैं और प्लस इंडिया, ये तो क्वाड का मेंबर है, ठीक है ना। कौन कौन से क्वाड का मेंबर, अगर हम क्वाड की बेसिकली बात करें, तो क्वाड एक बेसिकली ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग किस किस के बीच में है, तो ये ग्रुपिंग है हमारी 4 कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो इन चारों कंट्रीज़ के बीच में 2+2 चल रहा है, इस बात को आप इस तरीके से याद कर लेंगे, राइट। और रशिया और ब्राज़ील को आप अलग से याद कर लेंगे, BR या RB करके इसको आप याद कर लीजिए, राइट। तो ये बस याद करने के लिए निमोनिक आपको बेसिकली पता होना चाहिए, निमोनिक आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना, याद करना इतना मुश्किल है नहीं। तो 2+2 डायलॉग आप याद करते हुए चलेंगे, एंड अल्टीमेटली इसमें हम लोग जो मल्टीपल चीज़ें डिस्कस करते हैं, ठीक। तो उसी संदर्भ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जापान जो है, हमारे इंडिया और जापान का 2+2 डायलॉग होने वाला है नेक्स्ट वीक, जब वहाँ के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर हमारे कंट्री के अंदर विजिट करेंगे। अगर हम बात करते हैं तुम्हारे मलेशिया की, ठीक है, तो मलेशिया के जो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इब्राहिम, तो 19 से 21 अगस्त के बीच में हमारे कंट्री के अंदर आएंगे, और ये पहली बार उनकी विजिट होगी जब से वो अब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अगर हम बात करते हैं तुम्हारा, तो इनका बेसिकली क्या विज़न क्या है कि भाई हमको बायलैटरल एजेंडा को इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। हमको दोनों कंट्रीज़ के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमको और ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाना है, और जो हमारे फर्दर आने वाले प्रोजेक्ट हैं उनको किस तरीके से हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, ये भी हमको इस मीटिंग में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इंडिया के 2+2 डायलॉग की अगर बेसिकली होल्ड करते हैं, सॉरी, इंडिया और जापान के 2+2 डायलॉग के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो बात सिंपल है कि यहाँ पर दोनों जो काउंटर पार्ट है बेसिकली मिलेंगे 2022 के बाद। अब जाके यहाँ पर तुम्हारे स्ट्रेटजिक टाइज को हम लोग स्ट्रेंथ करने की बात करेंगे, हम लोग इंडो पैसिफिक में कोऑपरेशन की बात करते होते हैं, क्वाड कोऑपरेशन की बात करते होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब हम 20 अगस्त को यहाँ पर हमारे मिनिस्टर और जापान के मिनिस्टर बेसिकली मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमको डिस्कशन का मेन एंगल हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि भाई हम लोग बांग्लादेश की सिचुएशन पर भी थोड़ा बहुत डिस्कशन उस पर हो, ठीक। और हम लोग बहुत सारे ऐसे जो प्रोजेक्ट चलाते होते हैं, ठीक है ना, हम जो बेसिकली दोनों कंट्रीज़ जो प्रोजेक्ट चलाती है बांग्लादेश में, उसको कोऑर्डिनेट करती है बांग्लादेश के अंदर, या मल्टीपल जो और प्रोजेक्ट है उन पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा डिस्कशन होने वाला है। और ऐसा बोला जा रहा है जो जापानीज़ प्रेसिडेंट है फोमियो किशिदा, ठीक है, वो फ्यूचर में जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी हमारी दोनों कंट्रीज़ की क्या होने वाली है, ठीक है, उसको भी थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो तभी हमको पता चल पाएगा, ये सारी चीज़ें तभी क्लियर हो पाएंगी जब बेसिकली मीटिंग सक्सेसफुली हमारी कंडक्ट हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली इसके जो क्या परिणाम निकल कर सामने आए उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हमारे मेंस परस्पेक्टिव से, जो हमारे और दूसरे एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। बस इतना आपको ध्यान रखना है अभी हाल फिलहाल कि मलेशियन प्रेसिडेंट और जापानीज़ प्रेसिडेंट आपको हाँ सॉरी हमारे कंट्री के अंदर विजिट करने वाले हैं नेक्स्ट वीक। और दूसरी बात 2+2 डायलॉग और उसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। और मलेशिया और जापान किन किन कॉन्टेक्स्ट में, किन किन एरियाज़ में इंडिया के साथ डील करता है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, राइट। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। एक्साइज तिरंगा शक्ति लॉन्च करी है बेसिकली इंडियन एयरफोर्स ने, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं मिस्टर चौधरी, एयर मार्शल VR चौधरी साहब, तो बेसिकली उन्होंने क्या करा हुआ है, हमारी जो एक्सरसाइज है तिरंगा शक्ति उसको बेसिकली लॉन्च कर लिया है। इसका एक बात का ध्यान रखेंगे आप, ये एक बाई एनियल इवेंट है, ठीक है ना। बाई एनियल इवेंट एक होता है बाई एनुअल इवेंट। बाई एनुअल इवेंट का मतलब क्या होता है, बाई एनुअल इवेंट का मतलब होता है एक साल में 2 बार हो रहा है, ठीक है ना। बाई एनियल का मतलब आप समझेंगे कि 2 साल में 1 बार हो रहा है, ठीक है ना। बाई एनियल को आप ध्यान रखते हुए चलेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वंस इन अ 2 ईयर, ठीक है ना। 2 साल में बेसिकली 1 बार जो होता है उसको बोलते हैं बाई एनियल, और बाई एनुअल किसको बोलते हैं, 1 साल में जो 2 बार होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। तो बोले फर्स्ट फेज़ जो होता है,
ठीक है। फर्स्ट फेज जो है तिरंगा शक्ति का, एक्सरसाइज तिरंगा शक्ति का, जो एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, ठीक है, उसको होस्ट करने वाला है कौन? इंडियन एयरफोर्स बेसिकली उसको होल्ड करने वाली है, और कहीं ना कहीं वो शुरू होने वाला है, ऐसा किसने बोला है? हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं VR चौधरी साहब, ठीक है, उन्होंने इसको अनाउंस करा हुआ है और बोला है कि बाई इनियल इवेंट जो है वो सक्सेसफुली हमारा क्या होगा? लॉन्च होना शुरू हो जाएगा। इसका जो सेकंड फेज़ होगा वो होगा हमारे सितंबर 1 टू सितंबर 14 2024 के अंदर ही, जो कहाँ पर होगा? जोधपुर के अंदर होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम एक्सरसाइज तिरंगा शक्ति की बात करते हैं तो ये है क्या? ये बेसिकली 18 कंट्रीज़ एक साथ आती हैं इसमें, ठीक है, 18 कंट्रीज़ की जो एयरफोर्सेज है वो एक साथ आती है, और इसमें जो है 10 एयर एसेट इस बार इन्वॉल्व होंगे, 150 एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व होंगे, फॉरेन एयरक्राफ्ट और इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट दोनों ही, राइट। तो इनोवेशन जो है उसको हमको बेसिकली एक्सटेंड करना है 51 कंट्रीज़ के बीच में, ऐसे भी कुछ इसका बेसिकली एम है। तो ध्यान रखेंगे आप, ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, पहली बात, किसी दो कंट्रीज़ के बीच में नहीं हो रही, बायलेटरल नहीं है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। इसमें 18 कंट्रीज़ बेसिकली ज्वाइन करने वाली हैं, और मल्टीपल जो बेसिकली एयरक्राफ्ट हैं वो 150 टोटल एयरक्राफ्ट हैं वो इसमें इस बार हमको देखने को मिलेंगे। एयरक्राफ्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये एक्सरसाइज है ये है क्या चीज़, ठीक। तो पहली बात, अगर हम तिरंगा शक्ति की बात करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स ने इसको लॉन्च कर दिया है, इसका फर्स्ट फेज़ लॉन्च कर दिया, सेकंड फेज़ सितंबर में होने वाला है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, ये एक बाई इनियल एक्सरसाइज है, 2 साल में बेसिकली एक बार होती है। एंड चौथी बात, इसमें आपको ध्यान रखना है कि मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, बाईलेटरल नहीं है, किसी दो कंट्री के बीच में, इंडिया या किसी और कंट्री के बीच में नहीं हो रही, इंडिया और मल्टीपल कंट्रीज़ के बीच में, टोटल 18 कंट्रीज़ में इन्वॉल्व होंगे, राइट, इनके बीच में एक्सरसाइज हो रही है। बस इतना आपको ध्यान रखते हुए चलना है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। देन उसके बाद अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए हो जाती है डिफेंस पर्पज़ से, राइट। तो देखिए ज़रा, DRDO ने फर्स्ट जो फ्लाइट टेस्ट है वो हमारा कैरी आउट कर दिया सक्सेसफुली, बेसिकली उसको कैरी आउट करा किसका? लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का, राइट। तो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का बेसिकली पहली बार सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया DRDO ने। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि DRDO ने सबसे पहली बात अपना फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट करा है, ठीक है, और सक्सेसफुल उसको कंडक्ट करा किसका? LRGB का, दैट इज़ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, राइट। और किससे करा ये? दैट इज़ SU-30 MK-1 जेट फाइटर से इसको बेसिकली कंडक्ट करा, राइट, इसको बेसिकली उड़ाया। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कहाँ पे कंडक्ट हुआ है, ओडिशा में, बेसिकली ओडिशा कोस्ट पर इसको कंडक्ट करा गया, इसकी टेस्टिंग करी गई, राइट। तो ग्लाइडेड बॉम्ब की अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें एक हाइब्रिड नेविगेशन स्कीम पर काम करता है, हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम बेसिकली है। एंड अल्टीमेटली ये डिज़ाइन करा गया है कि इंडिजीनियसली हमारे देश के अंदर डिज़ाइन हुआ, किसके द्वारा? रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद के द्वारा इसको डिज़ाइन करा गया है। ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, राइट। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब जो है वो किसके द्वारा बेसिकली बनाया गया है? तो इस बात का ध्यान रखेंगे, रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद के द्वारा इसको डेवलप करा गया है। इंडिजीनियस है, बिल्कुल इंडिजीनियस है। किस पर काम करता है? हाइब्रिड नेविगेशन पर काम करता है। एंड अल्टीमेटली जो अपना गोल है, ठीक है, उसको एक्यूरेटली अपने गोल को डिलीवर करेगा, एंड देन वहाँ जाके गोल को अचीव करेगा, राइट। देन उसके बाद हाँ, बस इतना आपको ध्यान रखना है। एंड DRDO ने इसकी टेस्टिंग करी है, ठीक है ना, एंड अल्टीमेटली DRDO ने इसको ही डेवलप करा है, राइट। तो इस बात को आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। देन उसके बाद अगली न्यूज़ जो है एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे हो जाती है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सोसाइटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़, या सोसाइटी के लिए मैं बोलूँगा एक थोड़ा सीख समझ, ठीक। देखिए क्या बोल रहा है, अगर द स्पर्म डोनर हैज़ नो लीगल राइट ऑन चाइल्ड, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेसिकली ऐसा बोला। देखिए आपको पता है कि सरोगेसी वाला कॉन्सेप्ट आप सभी को पता है, राइट। आप सभी को सरोगेसी वाला कॉन्सेप्ट पता है। आप सभी को ये भी पता है कि भाई सरोगेसी में जो मदर होती है, ठीक है, जो बायोलॉजिकल मदर होती है, ऐसा बेसिकली बॉम्बे हाई कोर्ट का बोलना है कि जो डोनर हैं, राइट, जो डोनर हैं स्पर्म या एग के, उनका कोई लीगल राइट नहीं है बच्चे के ऊपर, राइट। वो बायोलॉजिकल मदर बेसिकली नहीं माने जाएंगे, ठीक है ना, वो बायोलॉजिकल मदर नहीं माने जाएंगे। तो ऐसा क्लेम करना गलत है, ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला। तो देखिए बोल क्या रहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिसेंटली केस को बेसिकली देखते हुए ऐसा बोल रहे हैं कि जो स्पर्म या एग अगर खाली आप इतना डोनेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको लीगली एक ऐसा राइट मिल गया है कि भाई आप उसके माता या पिता हैं, बायोलॉजिकली पेरेंट्स उसके आप बन जाएं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आप अगर किसी के लिए बेसिकली अपना स्पर्म या एग डोनेट कर रहे हैं तो वो बायोलॉजिकल आपका कोई अधिकार नहीं बनता उस चाइल्ड के ऊपर, ठीक है ना। वो अधिकार बेसिकली उन्हीं का ही होगा जिनको आपने डोनेट किया हुआ है। इस बात को क्लियर करते हुए बोला। और एक केस चल रहा था बेसिकली जिसमें
इसमें एक महिला जो थी उन्होंने वॉलंटियर किया कि भाई उनकी जो सिस्टर हैं, ठीक है, उनकी जो सिस्टर है और उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं, उनको जब नेचुरली दे वर नॉट एबल टू कंसीव द चाइल्ड, देन उसको उसके बाद उन्होंने अपना जो एग डोनेट किया था, एंड देन उसके बाद उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया दैट आई एम द बायोलॉजिकल मदर, राइट। तो इसमें साफ साफ बेसिकली बोला कि इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के जजेस ने कि भाई ऐसा नहीं होता, राइट। तो इस चीज़ में और क्या बोला, जो यंगर सिस्टर थी बेसिकली पिटिशनर की, उनको साफ साफ बोल दिया कि भाई जिन्होंने डोनेट किया था, राइट, जिन्होंने अपने एग डोनेट किया था, तो उनको साफ साफ बोल दिया दैट दे हैव नो राइट टू इंटरवीन, ठीक है ना। और आप जो है वो उनके बायोलॉजिकल मदर नहीं है, जो ट्विन डॉटर्स बेसिकली उनकी हुई थी बाद में, उनकी बायोलॉजिकल मदर वो नहीं मानी जाएंगी, ठीक है। और साफ साफ ये भी बोला कि जो बेसिकली एग डोनर्स हैं वो बायोलॉजिकल मदर नहीं मानी जाती, उनको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया इस व्यू पॉइंट को। और ये बोला कि भाई जो गाइडलाइंस हैं, कौन से गाइडलाइन, जो सरोगेसी एक्ट के तहत बेसिकली गाइडलाइंस है, उस चीज़ को फॉलो करते हुए हमको इस चीज़ को देखना है, ठीक है ना। जो गाइडलाइंस है हमारे देश के अंदर 2005 में गाइडलाइन बनी थी। गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइन है हमारे पास नेशनल गाइडलाइन फॉर एक्रेडिशन एंड सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ ART स्टैंड फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्लिनिक्स इन इंडिया, इनेक्टेड 2005 में बेसिकली इस गाइडलाइन को इनेक्ट करा गया था। एंड सरोगेसी एक्ट जो है हमारे पास, ये भी 2005 का ही एक्ट है, इस बात को आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। तो इस एक्ट के तहत अगर कोई स्पर्म या एग डोनेट करता है एंड देन उसके बाद सरोगेसी के बाद कोई सरोगेसी के बाद वो जो बेबी बेसिकली बॉर्न हो रहा है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे जो डोनर है, चाहे स्पर्म का डोनर चाहे एग का डोनर है, दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बायोलॉजिकल पेरेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। जिनको बेसिकली दिया गया है, जिनको जिनको पास सरोगेसी करवाई गई है, वही खाली उसके बेसिकली माने जाएंगे। देन उसको इस चीज़ को आप ध्यान रखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो डोनर को बेसिकली कोई राइट उसमें नहीं होगा। इस चीज़ को और क्लेरिफाई करते हुए बोला कि भाई वो जेनेरिक मदर शी में बी क्वालिफाइड टू बी अ जेनेरिक मदर एंड नथिंग मोर, ठीक है। तो एक जेनेटिक मदर उनको बेसिकली खाली बोला गया। जेनेटिक मदर का मतलब कि अगर उन्होंने स्पर्म या एग डोनेट किया हुआ, सॉरी स्पर्म या एग डोनेट किया हुआ है, तो अल्टीमेटली उनका जो DNA है, ठीक है, उनसे बस मैच कर जाएगा। तो जेनेटिकली शी इज़ अ मदर बट शी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बायोलॉजिकल मदर। इस चीज़ को क्लेरिफाई करा, बट उसके अलावा और कोई क्वालिफिकेशन वो होल्ड नहीं करती, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें क्लियर करते हुए बेसिकली बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखते हुए चलेंगे कि भाई सोसाइटी में ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो जिन सब चीज़ों से हमको थोड़ा बहुत सीखना चाहिए, ठीक, कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस तरीके से किस चीज़ को हैंडल करना है, राइट। सो दिस वॉज द व्यू पॉइंट। आप इस पर अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया एंड लोगों की अलग अलग, हर किसी की अलग अलग राय होती है। तो देखिए, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। बाकी तो और कुछ है नहीं, ठीक है। जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो मैंने सारी कवर कर दी है इसमें। एंड इसके अलावा आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई हमको एडिटोरियल भी शुरू करना चाहिए, थोड़ा एनालिटिकल भी होना चाहिए हमारा न्यूज़, तो उसको भी मैं शुरू कर सकता हूँ। तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में अगर बता देंगे, ठीक है, किस तरीके से आप चाह रहे हैं, राइट, देन उसके बाद हम उसको भी शुरू कर देंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद।